सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो बताया था कि किस तरह से क्वांटम नंबर्स बने, क्वांटम नंबर्स की क्या एप्लीकेशंस थी, और उसके बाद हमने किया था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जाई स्क्वायर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, जाई का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। आज हम जो करेंगे, आज हम उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आता है, यानी आज का पूरा टॉपिक जो है वो इसी पर ही है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। इसमें हम करेंगे बेटा हुंस रूल, पॉली रूल एंड n+l रूल। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप के कन्फ्यूजन। लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले आज हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होता क्या है ये। देखो, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है पोजीशन। व्हेनेवर वी से कॉन्फ़िगरेशन मींस पोजीशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का। सो ये क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबशेल। ठीक है, व्हेन यू अरेंज इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबशेल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स यू आर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली इन पर्टिकुलर सबशेल। ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो आता है बेटा आपका हुंस रूल। सॉरी, नॉट हुंस, इट्स हाफ-बाउ रूल। हाफ-बाउ रूल आता है बेटा हाफ-बाउ का मतलब होता है, हाफ-बाउ इज़ अ जर्मन वर्ड। ये एक जर्मन वर्ड है बेटा। ओके, इट्स अ जर्मन वर्ड, मीन्स बिल्डिंग अप, मीन्स बिल्डिंग अप। ओके, बढ़ाते रहना, ऐड करते रहना, उसे हम क्या कहते हैं? आपका हाफ-बाउ। तो ये क्या कहता है बेटा? it states that electron are enter in the atomic orbital of subshell according to their increasing energy level। ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। कैसे कैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन को आप भरते रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो कुछ सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से है। बेसिकली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एनर्जी लेवल क्या है? ओके, तो एनर्जी लेवल के लिए आता है बेटा n+l रूल। ठीक है, n+l रूल। तो n+l रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दोज orbital of subshell। this is very important, okay, to mention orbital of subshell for which n+l value is minimum, okay। if for two orbital n+l is come out to be same, then electron will go to that orbital having less value of n। मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटर में जाएगा, उस ऑर्बिटर ऑफ सबशेल के जाएगा जिसमें n+l की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर मान लो कि भी किसी दो ऑर्बिटल ऑफ सबशेल में n+l की वैल्यू क्या होगी? सेम आ गई, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी कि बेसिकली किसी ऑर्बिटल ऑफ सबशेल की जो एनर्जी होती है वो n+l पर डिपेंड करती है। अगर n+l सेम हो जाता है तो फिर n पे डिपेंड करती है। ओके, तो बेसिकली ये नोट कर लो, दिस इज़ वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है बेटा ये। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम बताते हैं कि कैसे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरह से n+l डिसाइड करता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो कैसे हैं पहले देखिए। वो सीरीज़ ये है, देखिए इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, क्लच
कावासाकी रूल या सीरीज़ भी कहते हैं इसको। ये कैसा होता है, जैसे आपने किया 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर 2p 3p 4p 5p 6p, फिर आता है आपका 3d 4d 5d 6d, फिर आता है बेटा आपका 4f 5f 6f एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आता है ये, ठीक है, फिर आता है ये, 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 ऐसा, ठीक है। तो ये जो होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, आप इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो यूँ करके, ओके। तो इसका जो रूल बनता है वो बनता है पहले 1s फिर 2s फिर 2p, 1s 2s 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह हम भर सकते हैं 1s 2s 2p। बेसिकली आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, यहाँ तक तो याद रखो, यहाँ तक 3D तक खास है, ठीक है। यहाँ तक ये काम हो जाएगा, बाकी तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। ध्यान दो, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज़्यादा हो। अगर मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसे हम हाइड्रोजन लाइक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी है वो n पे डिपेंड करती है, ना कि n प्लस एल पर। फॉर एग्जांपल जैसे 1s फिर 2s की एनर्जी 2p के बराबर होगी, फिर 3s 3p एंड 3d, देन 4s 4p 4d 4f, ठीक है। दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। सो जब कभी मल्टी इलेक्ट्रॉन आता है तो आप ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है तो ये करेंगे, वैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरह से हम n+l का रूल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एप्लीकेशन बता देता हूँ यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ n+l, ठीक है। देखिए, मान लो आपके पास है 2s और 2p, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, देखिए इसमें n है 2, l है 0, क्वांटम नंबर है n2 l 0, तो n+l की वैल्यू कितने आ गई 2। यहाँ पे n है 2, l है 1, क्योंकि आपको पता है l 0 1 2 3 s p d f होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप करते हो n+l करते हो तो यहाँ पर n+l की वैल्यू आती है 3, तो ऑब्वियस इसकी वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सबसे पहले 2s भरा जाएगा, फिर 2p। बट अगर समहाउ कभी आपको 2p और 3s दे देता है, तो 2p में n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू 1, तो n+l कितना आ गया 3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो n+l कितना आ गया 3, तो यहाँ पर तो दोनों 3 आ गए। तो अब कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ की वैल्यू n की वैल्यू 3, यानी यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा, ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, ओके, समझ आएगी बात। तो इस तरह से हम चलेंगे हमेशा, जब भी हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, इतना नोट कर लो, फिर कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं आपको। चलो बेटा, आप देख लेते हैं कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे, ठीक है। फिल करने से पहले मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए बेटा, S में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D में होते हैं 5 और उसमें कितने आते हैं बेटा, आपके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओके। F में 7 और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या हमें D तक ही चलना है। चलो, जैसे मान लो बेटा आपको यहाँ पर क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मुझे दे दिया n कितना दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है, मुझे n कितना दे दिया, 7 दे दिया। अब n 7 दे दिया तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखो आप, 1s 2s 2p 3s 3p, सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप अपने आप कर पाओगे। जैसे S में एक ऑर्बिटल, S में 1, P में 3, S में 1, P में 3, यानी टोटल कैपेसिटी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की है, S की, N से कोई मतलब नहीं होता। P की टोटल कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, N से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब देखो 7 भरने हैं, तो हम यहाँ पर भरेंगे 2 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। हमने सारे स्पिन ऐसे क्यों रखे, ये भी हम डिस्कस करें हुन सूल, लेकिन पहले अभी आप यहाँ पर देख लो कि मैं फिल कैसे कर रहा हूँ। 2 4 3 बचे तो यहाँ भर दिए। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर था फ्लोरीन जो होता है 9, तो मैं कैसे भरता, अगेन 1s
2s 2p 3s 3p। तो 1s 2s 2p 3s 3p। तो मैं क्या बता 2 4 9 भरने 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे उसको हम यहाँ पर फिर रखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 और 3, तो इसको आप यहाँ पर हटा भी सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 2 और 5, बाकी सबको हम यहाँ हटा सकते हो। इस तरह से हम कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने सिंगल क्यों किया। इसे हम कहते हैं बेटा हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग in an orbital does not take place until each orbital is singly filled with parallel spin। मतलब जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो जाए और पैरेलल स्पिन ना हो जाए तब तक उसमें पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, कई किताबें ऐसे भी कहती हैं इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल देन these filled singly with parallel spin before pairing start। ठीक है, चलो इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो आपको भरना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कैसे भरेंगे 1s 2s 2p। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेटा 4 हो गया। अब ये 4 भरने के क्या तरीके हैं। ठीक है, ये तो 2 2 ये 4। अब इस 4 को भरने के क्या तरीके हैं, इसको भरने के हमारे पास तो तरीके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। जैसे एक हमारे पास तरीका है ये, जैसे ये P4 भरने और मुझे यहाँ पर P4 भरने। ठीक है, तो मैं कैसे भरूँगा 1 2 3 4। एक में से भरूँगा 1 2 3 4। एक कैसे भरूँगा मैं 1 2 3 4। एक कैसे भरूँगा मैं 1 2 3 4। और कैसे भर सकता हूँ मैं 1 2 3 4, है ना। ये कुछ तरीके हैं जो P4 को भरने के हैं। अब हम यहाँ पर रूल देखो, इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये तो डीजेनरेट है। डीजेनरेट इसलिए क्योंकि Px Py Pz तीनों की एनर्जी क्या सेम है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि किस बिट इट मस्ट बी सिंगली फील्ड बिफोर पेयरिंग टेक प्लेस। नाउ पहले देखो यहाँ पर क्या पर आपने पहले पेयरिंग कर दी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पर सिंगली फील्ड है विद पेयरिंग देन पेयरिंग, ये सिंगली फील्ड है बट पैरेलल स्पिन नहीं है। ध्यान दो, पैरेलल स्पिन मतलब सारे या तो ऊपर हों क्लॉक या सारे क्या हों एंटी क्लॉक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये सारे ही करेक्ट है। देखो पहले क्या था, क्लॉकवाइज स्पिन था, उसके बाद सारे पैरेलल स्पिन थे क्लॉकवाइज में, फिर पेयरिंग हुई एंटी क्लॉक का। यहाँ पे पहले क्या था, सारे एंटी क्लॉक थे, फिर पेयरिंग हुई क्लॉक में। इसमें सारे एंटी क्लॉक थे, फिर पेयरिंग हुई। चाहे आप यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीच से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बीच वाला जो एक्सिस होता है वो PZ होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये Z एक्सिस है। पेयरिंग सबसे पहले फिलिंग या तो XYZ या YXZ ऐसा होगा, कभी भी ZXY या ZYX नहीं होगा। ओके, सबसे पहले क्या होगा, पहले X फिर Y फिर Z, या YX या Z, आप ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। PX PY PZ, मतलब कहने का ये कि ये PX ये PY ये PZ हो सकता है, ये PY ये PX और ये PZ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, Z हमेशा बीच वाला होता है। ओके, कोई दिक्कत। चलो एक और यहाँ पे कॉन्फिगरेशन पकड़ते हैं। अब मान लो मुझे दे दिया एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 13। तो कैसे भरेंगे, तो सिंपल 1s 2s 2p 3s 3p। तो 1s 2s 2p 3s 3p 13 भरने, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3s 2
N3p1, समझे। अब आप चाहो तो ये वाली चीज़ भी हटा सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हमेशा बना कर रखो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आता है। ओके, समझ आ गया तो बात। यहीं पर हम आपको बता देते हैं कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो, कंडेंस या क्लोज कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, दैट यू आर टेकिंग नियरेस्ट नोबल गैस। देखो, नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन होती है एटॉमिक नंबर 10, आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18। ठीक है, फिलहाल तो यहीं तक काम चल जाएगा आपका। तो अगर आप ये यूज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं, जैसे यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा, ठीक है, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। अगर मान लो मुझे यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे देता है वो, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, थोड़ा सा अलग से कॉन्फ़िगरेशन देता है, इन द सेंस जैसे ये दे दिया मुझे, ठीक है। अब जैसे मान लो उसने मुझे कह दिया मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, ठीक है, सिलिकॉन 14, पोटेशियम 19, ओके, जैसे दे दिया। अभी डी वाले ने लेकर दिया मैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। ना नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, ये हीलियम है, लेकिन यहाँ तक ये क्या है, देखो आप देखो 2 10 18 में से कुछ आ रहा है, यस 10 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट 3s2, ठीक है। ऐसे सिलिकॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन 10 आ रहा है, तो नियॉन, और यहाँ पे क्या आ जाए 3s2 3p2। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 19 है। अगर आप देखो तो ये पूरा 18 है, तो आप लिख सकते हो आर्गन 4s1, ठीक है, आर्गन 4s1 आप ऐसे लिख सकते हो। यही नहीं, अगर आपको दे दिया मान लो बेरिलियम जो एटॉमिक नंबर 4 है, तो अगर 1s2 2s2 व्हाट इज़ दिस, 2 इज़ हीलियम, तो आप इसे लिख सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इससे भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पर कई बार क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपको वो दे देगा, एक एलिमेंट दे देगा और कहेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन में लिखो, लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके सारे क्वांटम नंबर लिखो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, वो भी हम अभी पकड़ेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं यहाँ पर डी वाले। अब मान लो आपको डी दे दिया, जैसे मान लो दे दिया आपको टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम होता है 22, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप देख के ये 18 हो गया, तो लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d2, ठीक है, ऑब्वियस यहाँ तो 18 आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको दे दिया मैग्नीज, मैग्नीज होता है 25, तो कैसे लिखेंगे आर्गन 4s 3d, हाँ 4s में 2, डी में कितने आ जाएंगे, देखो 25 है ना, 20 हो गया, 18 तो 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ 2 5, ठीक है। इस तरह से दो एक्सटर्नल केस है बेटा, एक है आपका क्रोमियम का, क्रोमियम होता है 24, तो हम क्या सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर्गन 4s2 3d4 लिखेंगे हम, ये होगा ना। कीप इट इन माइंड D4 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली अनस्टेबल, क्या बोला, D4 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली अनस्टेबल, ओके। अगर आपको कभी भी D4 या D9 मिलता है तो समझ लो आपको उसको स्टेबल करना पड़ेगा, यानी D4 को D5 में और D9 को D10 में। जैसे ये D4 है, तो अब ये गलत हो गया, तो आप क्या लिखेंगे आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट डी ऑर्बिटल को क्या करेगा, भरेगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम अल्टीमेट शेल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट वाला शेल इज़ योर अल्टीमेट, उससे अंदर वाला शेल पेनल्टीमेट, ओके। तो ये भरेगा। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गए। ऐसे ही मान लो कॉपर दे दिया विच इज़ 29, तो ऑब्वियस हम इसको ऐसे कहते हैं आर्गन 4s2 3d9, ऐसे लिखते हैं ना हम इसको। बट अब ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आर्गन 4s1 3d10 क्यों नहीं, जब भी 9 और 4 मिले तब, इसके अलावा कुछ और मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अगर D3 मिलता है तो स्टेबल है वो, ठीक है, D8 स्टेबल होता है, 7 भी स्टेबल होता है, लेकिन 9 और 4 आर हाईली अनस्टेबल। और इसका रीज़न हम आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट जो हाफ फील्ड ऑर्बिटर और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। पहले इतना नोट कर लो। तो बेटा अब हम करते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे बोल सकता है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, तो देखो बेटा सोडियम का कॉन्फिगरेशन हमें पता ही है, कैसे लिखेंगे हम सोडियम का कॉन्फिगरेशन। सोडियम होता है 11, तो हम लिखेंगे आर्गन 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन यहीं पे जा रहा है, इसी शेल में जा रहा है, तो 3s1, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3, l हो गया 0, m भी हो गया 0, और s के लिए क्या होगी आपकी प्लस माइनस हाफ, क्या होगी प्लस माइनस हाफ। ठीक है, इसी तरह मान लो आपसे यहाँ पे कहता है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर 3pz1, 3pz1। ठीक है, अब देखो 3pz1 कह दिया उसने, तो यहाँ पर ऑब्वियस है n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, m की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो z के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0 होती है बेटा। ठीक है, देखो ऐसा होता है बेटा, ये px ये py, या ये py ये px, और ये होता है pz। तो हमेशा वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस l 0 प्लस माइनस l, तो ये l की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस हाफ। ठीक है, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आपको और क्या कह सकता है, मान लो यहाँ पर उसने क्या किया फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर कुछ क्या कह देता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे कहेगा फाइंड, चलो कुछ अलग सा करते हैं, या ऐसा कहेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। देखो बेटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, कुछ कैटायन की होंगी कुछ एनायन की होंगी। जैसे मान लो आपसे कह दिया Fe2+, Fe3+, Cl-, Na+, ठीक है, Cr3+, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो अब और हो सकता है साथ में कहते हैं इसका मैग्नेटिक करेक्टर भी बताओ, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ठीक है, देखो सबसे पहले Fe2+ में कभी भी बेटा अब ऐसा मत करना, Fe का टर्म क्या करते हैं बच्चे, Fe का टर्म होता है 26 प्लस 2 है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 24, तो 24 का लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सबसे पहले आपने Fe का लिखना है, Fe होता है 26, तो आप ऐसे लिखोगे आर्गन 4s2 3d6। ठीक है, ध्यान दो 4s2 3d6, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्बिटल का जरूर बनाना यूँ। ठीक है, अब लिखोगे आप Fe+2, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। तो 4s0 3d6, तो ये खाली हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ऐसा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। आपको क्या मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू स्पिन कैसे निकलता है, √n × n+2 bm। ठीक है, इस तरह से आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे, जिसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटन। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 4 × 4 + 2, मैंने बताया था ये 4.9 हो जाएगा। ठीक है, n × n+2 हमेशा n.9 होता है। ओके, ये वाला हम यहाँ पर आ देते हैं। अब देखो अगला जो है ट्राई करो आप, चलो जी कर लिया होगा ट्राई, अब मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अब हम करते हैं Fe3+ का। अब देखो बेटा Fe3+ का वही लिखेंगे, पहले आप Fe का लिखोगे, क्या होता है Fe का, आर्गन 4s2 3d6। अब Fe3+ क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ के 2 चले जाएंगे, अब कौन सा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, देखो अगर देखो ये तो क्लियर है कि ये तो 4s0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3d5 होगा वो किस तरह से होता है, वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे 2 तरीके से होता है, या तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जाए, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जाए। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कौन है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है।
एग्जैक्टली हाफ फील्ड भी छोड़ो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो किसमें, इसमें है ना, सिमेट्री लीड स्टेबिलिटी, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, तो ये स्टेबल होगा। हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकाले तो फर्स्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाले। अगर मान लो यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन था तो पहले ये निकलता, उसके बाद ये निकलता, समझ आई बात। अगर यहाँ पे हो तो पहले इसके ये निकलता और ये निकलता। लेकिन अगर तीन पेड़ हैं तो फिर उसका निकलना मुश्किल होता है, वो स्टेबल हो जाता है। वो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप इसको पढ़ोगे अच्छी तरह कि ऐसा क्यों होता है। तो कहने मतलब जब भी आपको पेड़ में से निकालना तो फर्स्ट पेड़ में से निकलेगा, ओके, इसमें से नहीं निकलेगा, तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो हम नहीं करेंगे। तो हमारा जो कॉन्फिगरेशन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, डी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक तो हो गया ये, ठीक है। अब म्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 + 2, तो हाउ मच, 5.9 BM, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस की देखते हैं। अब देखो Cl माइनस मतलब Cl में कितना होता है, Cl कितना होता है आपका, नियॉन 3s2 3p5 होता है। अब Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p6, ठीक है, ओके, क्लियर। आप इसको डायरेक्ट ऑर्गन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्फिगरेशन का मतलब नहीं बनेगा। अगला आज हम आते हैं, ये बेटा सारे पेड हैं, देखो यहाँ पे कहीं भी अनपेड नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, आपका डायमैग्नेटिक होगा। और बेटा इसका म्यू स्पिन की वैल्यू जो होगी बेटा वो 0 होगी, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है इसमें, ठीक है। ऐसे बेटा Na+ का, अब आप Na+ भी कर सकते हो यहाँ पर। Na का कितना होता है बेटा, हमने पढ़ा था, नियॉन 3s1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, Na+ का क्या हो जाएगा, ध्यान दो, नियॉन 3s0, ये याद रखना, ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना, 0 जो दिखाना है। देखो मैं 0 दिखा रहा हूँ, 0 दिखाना है, ये नहीं गायब कर दोगे, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और आता है, इसमें भी बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, म्यू 0 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ई, इसलिए जो Na+ के सॉल्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, जैसे NaCl डायमैग्नेटिक है आपका, ओके। आगे हम आते हैं Cr3+। अब Cr3+ मतलब पहले Cr का लिखेंगे, क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5 बताया था, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें से एक, 2 इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए ना यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक हो गया, तो म्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू स्पिन आ जाएगा बेटा इसका 3.9 BM, ओके। तो ये चीज़ें हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ओके, सारी चीज़ें जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे, कैसे आप मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करोगे, ये सारा मैंने रखा है, नोट कर लो। फिर हम करते हैं हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड। तो अब हम करते हैं इस लेसन का लास्ट टॉपिक, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आता है आपका पॉली रूल, ओके। और पॉली रूल के अलावा इसमें आता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पॉली की, पॉली रूल, इसे कई बार एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये कहता है अगर कोई भी एक ऑर्बिटल है, किसी भी एटम का एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही उसके n की वैल्यू भी सेम आ जाए, l की वैल्यू भी सेम आ जाए, ठीक है, m की वैल्यू सेम आ जाए, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, जैसे 3D पॉसिबल नहीं है, और सॉरी 2D पॉसिबल नहीं है, 3F पॉसिबल नहीं है, 1P पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1P में n और l सेम आ जाता है, 2D में n और l सेम आ जाता है, 3F में n और l सेम आ रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इस और एक्सक्लूजन इसलिए वर्ड दिया गया क्योंकि अगर कोई ऐसा एक ऑर्बिटल है, ऐसा एक कोई एटम है जिसमें ऐसा हो रहा है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा देंगे हम, ओके। यहीं पे एक चीज़ और आ जाती है, कई बार बोल देते हैं हुन्स रूल को, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहा जाता है। देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी कितनी है उसकी, ओके। जैसे अब हम आते हैं यहाँ पर हाफ फील्ड की, जैसे अब मान लो आपसे कहेगा वाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर हाईली स्टेबल। तो देखो बेटा मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्यों होती है, जैसे मान लो ये है आपके पास 1 2 3 4 5 D5 और एक है आपके पास बेटा 1 2 3 4 D4।
तो इसमें सबसे पहले तो स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहला रीज़न तो है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, एंड सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। ठीक है। दूसरा बेटा इसमें क्या आता है, एक्सचेंज एनर्जी फैक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 ये यहाँ, और इसमें 1 2 3, 1 2, इसमें 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज कितना हो सकता है, ये 4 बार एक्सचेंज कर सकता है, ये 3 बार, ये 2 बार, ये। तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी टेक प्लेस। तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी टेक प्लेस करेगी, मतलब जितनी एनर्जी चेंज होगी, जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, उतना स्टेबल हो जाएगा। सो मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी। तो बेसिकली हुन्स रूल मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसी बात पर है कि जितनी अनपेड, जितने ज़्यादा सेम स्पिन का होगा, उतने ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज हो पाएगा, और उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, आगे जो इसमें आता बेटा एक चीज़ और आती है, उसको भी फिनिश कर देते हैं। देखो, एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या होता है, देखो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। ओके, और ये क्या होती है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होती है। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1s2 2s2 2p2। तो आप इसको ऐसे लिखो, मैं लास्ट शेल का ही लेके चल रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, GS। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ चला गया, तो आप इसे लिखो GC के पास स्टार, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो आप लिखो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ओके, ऐसा हो गया, दिस कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट हो गया तो अनस्टेबल हो गया, तो ये जल्दी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बहुत जल्दी। ओके, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बाय नेचर, दैट्स वाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेड, इसलिए कार्बन की +2 की ऑक्सीजन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है, +4 की सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो अनस्टेबल से बना हुआ है। तो फर्स्ट इसी को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट गेट एक्साइटेड टू और जंप टू द हायर ऑर्बिटल। किसी हायर ऑर्बिटल में जब वो जंप कर जाता है, किसी भी क्या कहते हैं, अब ग्राउंड स्टेट में है जैसे 2s में, और 2p के हायर ऑर्बिटल में जा रहा था, तो दिस कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, कीप इट इन माइंड, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट उसके एक्साइटेड स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एक्साइटेड स्टेट पर डिपेंड करता है कि उसकी एक्साइटेड स्टेट कितनी लंबी है। जितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा उसका इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। ओके, एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नियॉन 3s2 3p3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड बना पा रहा है, और यहाँ पर 3d भी होता है जो खाली होता है इसका। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ चला गया, यहाँ तो वो करेगा नहीं क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, p स्टार दिखा देंगे, यह जगह नियॉन 3s1 3p3 3d1, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप you like this lecture. Rest on your hard work, so keep working hard and God bless you.